मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे केन बेतवा लिंक परियोजना पर बात करने जा रहा हूं, जिसकी शुरुआत कुछ दिनों पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से की। मैं जानबूझकर के इतना लंबा वाक्य बोल रहा हूं। और जो इसकी शुरुआत हुई है, वह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर हुई है। क्या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से इसका कोई संबंध है? सामान्य तौर पर आपको लगेगा कि नहीं, इसका क्या संबंध है, इसके बारे में इस तरीके से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसका संबंध है। तो संबंध क्या है? देखिए, पहला संबंध तो यह है कि इस परियोजना की जो शुरुआत हुई है, एक ऐसे प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती पर हुई है जिन्होंने पहली बार इस परियोजना के विधिवत रूप से प्लान के तहत स्वीकार किया था। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इस परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना की मतलब केन बेतवा लिंक परियोजना की नहीं, नदी जोड़ो परियोजना की बात की गई थी। बकायदे उसका प्लान बनाया गया था और हमारा जो जल संसाधन मंत्रालय है, उसको इसका दायित्व सौंपा गया था। ये एक तरह से सिविल इंजीनियरिंग का हिस्सा है, जिसके तहत ये व्यवस्था की गई थी कि हमारे देश की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं, उन नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए। और यदि आपस में जोड़ दिया जाएगा तो जहां पानी की कमी है, वहां हम पानी को पहुंचा सकेंगे, और जहां पानी की बहुतायत है, वहां के पानी को दूसरी नदियों के माध्यम से उन स्थानों पर पहुंचा देंगे जहां पानी नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ वर्षा जो है ज्यादातर 4 महीनों में हो जाती है, वर्षा ऋतु में। और उसमें भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहां बहुत अच्छी बरसात नहीं होती है, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहां खूब बरसात होती है। तो हमारे यहाँ जो वर्षा का जो वितरण है, वो समान नहीं है। आप सुनते हैं कि कहीं तो बाढ़ आ जाती है, और कहीं पता लग रहा है कि सूखा पड़ रहा है। शहरों में पता लगा कि पेयजल का संकट है, लेकिन बरसात के दिनों में वही शहर बाढ़ से परेशान है। तो आपको विचित्र सा नहीं लग रहा है? तो इस समस्या के समाधान के लिए नदियों को आपस में जोड़ने की बात की गई थी। और आप जानते हैं कि हमें तो प्रकृति ने नदियों की जाल का उपहार दे रखा है। कभी आप भारत के एटलस को फैला लीजिए और ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको लगेगा जैसे कि शरीर में नसें होती हैं ना, तो वैसे ही पूरे के पूरे भारत के चारों तरफ नदियों की नसें, जाल फैला हुआ है। ये हमारे लिए प्रकृति का दिया गया बहुत बड़ा उपहार है, लेकिन हम इसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस प्रधानमंत्री ने इस योजना को स्वीकृति दी थी, उनकी जयंती पर, और वो भी 100वीं जयंती पर चूंकि इसका शुभारंभ किया गया है, इसीलिए आने वाले वर्षों में केन बेतवा लिंक परियोजना पर पूछे जाने की संभावना बन जाती है। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम इस परियोजना के बारे में कुछ जानते हैं। खासकर प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से इससे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है, उसी बात को ध्यान में रख करके मैं यहाँ इस पर बात करने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें दो नदियां हैं। एक नदियां है केन, और दूसरी नदी है बेतवा। राइट? तो आपको जानना चाहिए कि एक केन नदी कहां से निकल करके कहां कैसे होती है, और ये बेतवा नदी है, ये कहां से निकल करके कैसे होती है। अब एक शब्द रह गया, खजुराहो। प्रधानमंत्री जी हमारे खजुराहो आए और उन्होंने वहां आकर इसका उद्घाटन किया। इसका मतलब है कि इसका मध्य प्रदेश से कुछ न कुछ संबंध तो होगा, इसीलिए वो खजुराहो आए। बिल्कुल, ये जो दोनों नदियां हैं, ये मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं। राइट? तो आइए अब इन दोनों नदियों का जो उद्गम स्थल है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो केन नदी है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो केन नदी है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास कैमूर की पहाड़ियां, इसे भी याद रखिएगा। आजकल इसी तरह से प्रश्नों को थोड़ा उलझा दिया जाता है। जबलपुर के पास तो आपको याद रहेगा, लेकिन पहाड़ियां हो सकता है याद न हो। तो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, और फिर लगभग 425 किलोमीटर चलकर
और ये चलती किधर है, आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि ये उत्तर की तरफ बहती है। कैमूर की पहाड़ियों से निकल करके ये उत्तर की तरफ बहती है। और अगर आप मैप में देखेंगे तो कोई भी नदी जो जबलपुर से निकल करके उत्तर की तरफ बहेगी, यानी कि ऊपर की तरफ बहेगी, ऊपर की तरफ चढ़ नहीं रही है, मैं मैप के हिसाब से बता रहा हूं, तो वो यूपी पहुंच जाएगी। यानी कि वो नदी उत्तर प्रदेश पहुंच रही है। और वहां बांदा जिले में एक स्थान है चिल्ला, उस गांव में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। यानी कि जो केन नदी है जबलपुर से चली और बांदा जिले में जाकर के यमुना नदी से मिल गई। यमुना नदी से मिल गई, यह भी उतना इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके लिए जानने को। अब ये जो दूसरी नदी है, अब ये दूसरी नदी है बेतवा नदी। तो ये जो बेतवा नदी है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सांची का नाम आपने सुना होगा, विदिशा का नाम आपने सुना होगा। थोड़ा सा अब इस पर मेहनत कर लीजिएगा कि जरा ढूंढने की कोशिश कीजिए कि रायसेन, विदिशा, सांची, क्या इनका आपस में कहीं कोई संबंध है, या आप अपनी तरफ से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रायसेन जिले से निकलती है और लगभग 650 किलोमीटर बहने के बाद उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है। यानी कि केन और बेतवा दोनों यमुना में मिल रही हैं और दोनों उत्तर प्रदेश में जाकर अलग अलग जिलों में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश की नदियां कहाँ संगम कर रही हैं, कहाँ मिल रही हैं, कहाँ अपने को विलीन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में। तो साफ है कि इस लिंक परियोजना का संबंध दो राज्यों से है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वह क्षेत्र जहां के लोगों को इस परियोजना से लाभ मिलेगा वह एक सांस्कृतिक परिक्षेत्र है जिसे कहा जाता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, आपने अगर 12th फेल फिल्म देखी होगी तो उसके जो हीरो हैं मनोज जी, वो बुंदेलखंड क्षेत्र के ही हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दोस्तों यहां के लगभग 65 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा, उन्हें पेय जल मिल सकेगा और डेफिनेटली सिंचाई की सुविधाएं तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ये जो लगभग 60-65 लाख लोग होंगे, इसमें मध्य प्रदेश के 40 लाख और उत्तर प्रदेश के 25 लाख लोग होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड का ये जो एरिया है ये आर्थिक दृष्टि से काफी कुछ पिछड़ा हुआ एरिया है। तो कल्पना करके देखिए कि अगर उस एरिया को पानी मिल सका तो उनके आर्थिक विकास को कितनी जबरदस्त गति मिल सकेगी, सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी, पेय जल, हर घर जल की जो हमारी योजना है वो सफल हो सकेगी। और खासकर जब इस तरह की परियोजनाएं बनाई जाती हैं तो छोटे मोटे और दूसरे बहुत से लाभ मिलते हैं। जल परिवहन के लाभ मिलेंगे, पता लगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के भी लाभ मिलने लगते हैं, पर्यटन के भी लाभ मिलने लगते हैं। वो छोटे छोटे लाभ हैं जिनकी चर्चा मैं यहाँ करने नहीं जा रहा हूँ। दोस्तों अब नदी जोड़ो परियोजना के बारे में मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहूंगा। देखिए, हमारे यहाँ लगभग 12% क्षेत्र ऐसा है जहां लगातार बाढ़ का खतरा बना रहता है। यदि आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, ये मुख्य परीक्षा में आपके लिए काम आएगा। प्री के बारे में मुझे नहीं लगता है कि जरूरी है। और जो लगभग 68% या कह लीजिए 70% क्षेत्र ऐसा है जो कभी न कभी सूखाग्रस्त हो जाता है। तो 12% बाढ़ से ग्रस्त है और 70% मोटे तौर पर सूखाग्रस्त है। और अगर हम नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से इन दोनों स्थितियों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं तो कुल मिलाकर के सोच करके देखिए कि 80% क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जिसके केंद्र में जल है, या तो कमी है या अधिकता है, वो खत्म हो जाएगी। 80%, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं पूरे भारत के संदर्भ की बात कर रहा हूं। हमारी जो नदियां हैं वो हर साल करीब 1200 अरब क्यूबिक मीटर पानी समुद्र को दे देती हैं। 1200 अरब क्यूबिक मीटर पानी। और आपको मालूम है कि किस तरीके से जब गर्मी के दिन आते हैं तो पेय जल को लेकर के, ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के मारा मारी मची रहती है। उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी का बहुत बड़ा संकट है, पानी की बहुत कमी है। लेकिन दोस्तों सच बात यह है कि हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है। जो कमी है वो जल के प्रबंधन की कमी है। और यदि हम अपने जल के प्रबंधन को बेहतर बना लेते हैं
तो हम इस समस्या से ही केवल नहीं उबर जाएंगे पेयजल से, बल्कि और भी जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों, ये जो केन और बेतवा लिंक योजना है, अंत में आपको मैं एक आंकड़ा और दे रहा हूं कि इससे मध्य प्रदेश के कम से कम 10 जिले और उत्तर प्रदेश के कम से कम 12 जिले लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों, केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में मुझे लगता है कि इतनी बातें आपके लिए पर्याप्त होंगी, और अब इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।